हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, हम समास के विषय में पढ़ रहे थे। मैं समास पढ़ा रहा था। तो पिछले क्लास में पिछला 2 क्लास हमने समास का लिया, जिसमें हम समास के डेफिनेशन के बारे में बताया, समास विग्रह क्या होता है ये बताया, समास का परिभाषा हमने बताया, समास में सामासिक पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, ये सारी बातें हमने चर्चा की थी। उसके बाद समास के भेद क्या होता है ये हमने बताया। दूसरा क्लास जो हमने पढ़ाया, तो दूसरे क्लास में हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास मैंने बताया था। तो बच्चों, आज हम समास का तीसरा प्रकार हम पढ़ाने चल रहे हैं, तीसरा भेद पढ़ाने चल रहे हैं, जिसे कहते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है ये बहुत भली भांति हम समझ जाएंगे अगर हम बढ़िया से पढ़ लें। तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। कक्षा 10 वालों में द्वंद्व समास और द्विगु समास दिया है। थोड़ा मैंने किताब भी नहीं देखा था, वैसे मैं बता रहा था। तो आप लोगों के सिलेबस में द्वंद्व समास और द्विगु समास दिया हुआ है, और कक्षा 12 वालों में तो बहुत दिया है, कई समास हैं। तो कक्षा 10 वालों में द्वंद्व समास द्विगु समास दिया है। तो आज हम द्वंद्व समास पढ़ाने चल रहे हैं। तो देखिए द्वंद्व समास होता क्या है। तो द्वंद्व समास क्या होता है, तो द्वंद्व समास क्या होता है, तो द्वंद्व समास का परिभाषा हमने क्या बताया, चा अर्थे द्वंद्व। चा मीन्स होता है और, क्या होता है और, यानी ऐसा समास जिसके क्या होता है और शब्द निकल करके आए। क्या निकल करके आए, और शब्द निकल करके आए, और का अर्थ निकल करके आए दोनों पदों के बीच में, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। फिर हमने परिभाषा लिखा है कि ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो। क्या हो, दोनों पद प्रधान हो, मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान हो। जैसा कि अव्ययी भाव समास में हमने बताया था, और तत्पुरुष समास में हमने बताया था कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। हमने तत्पुरुष समास में द्वितीय पद बताया था कि प्रधान होता है, और अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। ये सारी बातें हमने चर्चा की थी। हमने अव्ययी भाव समास में बताया था, अव्ययी भाव समास में हमने बताया था कि प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव, यानी जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास में हमने बताया था कि उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा, ये हमने बताया था। लेकिन आज हमने क्या बताया, चा अर्थे द्वंद्व, मतलब जिसमें चा का अर्थ निकले और जिसके दोनों पद प्रधान हो। क्या प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, यानी ऐसा समास जिसमें क्या निकलता हो, चा के अर्थ निकल करके आते हो, यानी दोनों पदों के बीच में क्या शब्द निकल करके आता हो, और का अर्थ निकल करके आता हो। चा माने और। तथा ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो। हमने अव्ययी भाव समास में बताया था प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में बताया था दूसरा पद प्रधान होता है। लेकिन द्वंद्व समास एक ऐसा समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, तथा दोनों पदों का रूप अलग अलग हो। क्या हो, ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों पदों का रूप अलग अलग हो, कामा। अच्छा, उसके बाद समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और शब्द निकल कर आता हो। फिर न और शब्द निकल करके आता हो, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो। क्या लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो। सामान्यतः योजक चिन्ह लगा रहता है। योजक चिन्ह में ऐसे हाइफन जिसे बोलते हैं, हाइफन यानी डैश ऐसे होता है, मोटा सा डैश ऐसे मार देते हैं। तो यानी इसके कौन कौन से लक्षण हैं, इसके कौन कौन से लक्षण है बेटा। ऐसा समास चा अर्थे द्वंद्व, पहले ये समझ लीजिए, चा अर्थे द्वंद्व। हाई स्कूल में 2 ही समास दिया हुआ, फिर बता रहे हैं, एक द्वंद्व समास दिया है, दूसरा द्विगु समास दिया है। तो चा अर्थे द्वंद्व, चा मीन्स और, यानी ऐसा समास जिसमें और का अर्थ निकल करके आता हो, दोनों पदों के बीच में और का अर्थ निकल करके आए, उसे कौन सा समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। और द्वंद्व समास की हमने परिभाषा यहां भी लिखा है कि ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, यानी ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो। दूसरा हमने विशेषता बताया, परिभाषा बताया कि दोनों पदों का रूप अलग अलग हो। क्या हो, दोनों पदों का रूप अलग अलग हो। जैसे हम क्या बताए थे, जो पिछली क्लास हमने पढ़ाया था, तो हम बताए थे जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, राम राम, सॉरी, जल्दी जल्दी। फिर हमने बताया था, तो हमने बोला था कि यदि दोनों एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हो, यानी द्विरुक्ति हो। अब यहां देखिए, एक शब्द 2 बार आया है, लेकिन यहां जो बता रहे हैं वहां एक शब्द 2 बार नहीं आएगा, दोनों पदों के रूप अलग अलग रहेंगे। तो दोनों पदों का रूप क्या हो, अलग अलग हो। समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में क्या निकल करके आए, और शब्द निकल कर आए, और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो। क्या लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो। उसे तुरंत समझ जाना चाहिए कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। जैसे ही देख लीजिए, दिया है माता पिता। अब यहां देखिए, यहां जल्दी जल्दी दिया है,
तो जब एक शब्द की दो बार क्या हो गया है, पुनरुक्ति हुई, क्या हुआ, दो बार आया है। बात समझ में आ रहा है ना? तो एक शब्द दो बार आया है, जबकि यहां देखिए एक शब्द दो बार नहीं आया है, दोनों शब्द, अच्छा यहां भी देखिए जल्दी जल्दी में योजक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन यहां दोनों पदों के रूप अलग अलग है। यहां दोनों पदों के रूप क्या है, सॉरी, यहां दोनों पदों के रूप क्या है, समान है, और यहां दोनों पदों के रूप क्या है, अलग अलग है। तो यहां देखिए माता पिता, भाई बहन, राम श्याम। तो यहां देखिए हमने कहा कि ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, यानी ये भी पद, पहला पद भी प्रधान हो, दूसरा पद भी प्रधान हो, दोनों पदों के बीच में क्या लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो, देखिए लगा हुआ है। दोनों पदों के रूप अलग अलग है, यहाँ देखिए दोनों पदों के रूप समान है, और यहाँ क्या है, दोनों पदों के रूप अलग अलग, यहाँ माता है तो यहाँ पिता है, यहाँ भाई है तो यहाँ बहन है, यहाँ राम है तो यहाँ क्या है, श्याम है। अच्छा, और दोनों को तोड़ने पर और शब्द निकल करके आता हो, उसे तुरंत समझ जाना चाहिए कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। जैसे ही देख लीजिए, माता पिता बराबर क्या हो जाएगा, माता और पिता। भाई बहन बराबर क्या हो जाएगा, भाई और बहन। राम श्याम बराबर क्या हो जाएगा, राम और श्याम। बात समझ में आ रहा है? तो फिर समझ लेते हैं द्वंद्व समास होता क्या है। चा अर्थे द्वंद्वा, यानी चा मीन्स और, यानी ऐसा समास जिसमें क्या हो, अर्थ के रूप में क्या हो, और शब्द निकल करके आए, उसे कौन सा समास कहते हैं, द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा और भी हमने लिखा है कि ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, यानी ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो। दूसरा, दोनों पदों का रूप अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो। यहाँ देखिए अलग अलग है, माता पिता, भाई बहन, राम श्याम, जबकि यहाँ देखिए जल्दी जल्दी, यहाँ दोनों पदों के रूप समान है। अच्छा, तीसरा हमने लिखा, दोनों पदों के बीच में और शब्द निकल करके आए, क्या आए, और शब्द निकल करके आए। कब, समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में क्या निकल करके आए, और शब्द निकल करके आता है। और फिर आगे हमने लिखा, दोनों पदों के बीच में क्या लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो, देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो क्या है, इसकी परिभाषा क्या बनी कि ऐसा समास जिसमें दोनों पदों के रूप क्या हो, अलग अलग हो, दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, दोनों को तोड़ने पर और शब्द निकल करके आता हो, दोनों पदों को तोड़ने पर और शब्द निकल करके आता हो, उसे कौन सा समास कहते हैं, द्वंद्व समास। बहुत क्लियर समझ लीजिए, ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों पदों का रूप अलग अलग हो, समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और शब्द निकल करके आता हो, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे देख लीजिए, माता पिता बराबर माता और पिता, भाई बहन बराबर भाई और बहन, राम श्याम बराबर क्या हो जाएगा, राम और श्याम। बात समझ में आया? तो नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों आगे देखते हैं, हमने द्वंद्व समास के विषय में चर्चा कर लिया। अब आगे देखते हैं द्विगु समास क्या होता है। क्या होता है द्विगु समास? तो द्विगु समास क्या होता है, तो हमने लिखा संख्या पूर्वो द्विगु। क्या होता है, संख्या पूर्वो द्विगु, यानी ऐसा समास जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक विशेषण हो। क्या हो, संख्यावाचक विशेषण। तो हमने परिभाषा क्या लिखा कि वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, पूर्व माने पहला और संख्या माने संख्यावाची, यानी वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, और दोनों पद मिलकर समूह या समाहार का भाव देते हो। कैसा, समूह या समाहार का भाव देते हो, द्विगु समास कहलाता है। इसमें दोनों पदों के बीच में विशेषण तथा विशेष्य का संबंध पाया जाता है। किसका, विशेषण तथा विशेष्य का संबंध। अरे भाई, जैसे मान लिए हमने लिख दिया त्रिभुज, क्या लिख दिया, त्रिभुज, नीचे हमने लिखा भी है त्रिभुज। तो देखिए पहला पद क्या है, त्रि, और दूसरा पद क्या है, भुज। तो भुज क्या है, त्रि क्या है, गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, क्या हो जाएगा, विशेषण। और दूसरा पद क्या है, विशेष्य है। क्या है, विशेष्य। अब विशेष और विशेषण क्या होता है, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता विशेषण द्वारा प्रकट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो इसका मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, और विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। तो हमने क्या परिभाषा लिखवाया कि संख्या पूर्वो द्विगु, यानी ऐसा समास जिसका पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची विशेषण हो। क्या हो, संख्यावाची विशेषण। अच्छा, तो क्या हो, दूसरा हमने नीचे परिभाषा लिखा कि वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो। इसका मतलब जो पहला पद है वो क्या है, विशेषण है, और दूसरा पद संज्ञा दिया है तो वो क्या हो जाएगा, विशेष्य। इसका मतलब दोनों पदों के बीच में किसका संबंध पाया जा रहा है, विशेषण और विशेष्य का संबंध।
आगे देते हैं, दोनों पद मिलकर समूह या समाहार का भाव देते हो। समूह या समाहार माने, समूह या समाहार जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया त्रिनेत्र, मान लीजिए हमने लिख दिया त्रिनेत्र, तो यहां समूह या समाहार का तो भाव दे रहा है, लेकिन किसी तीसरे की विशेषता बता रहा है। क्या? त्रिनेत्र मीन्स तीन आंखों वाले, तीन आंखों वाले, तीन आंखों वाले कौन है? शंकर भगवान। कौन है? शंकर जी। अब ध्यान से समझिए, यहां क्या कर रहा है? किसी तीसरे की विशेषता बता रहा है, जबकि यहां भी त्रि लिया है। अच्छा, लेकिन यहां मान लीजिए हमने कह दिया त्रिभुज, तो क्या किसी देवी देवता के पास तीन भुजाएं हैं? ऐसा तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो कौन सा समास हो जाता? बहुब्रीहि समास। जैसा कि हमने नीचे लिखा भी है कि दिव्य समास का ऐसा पद जो देवी या देवता का नाम हो वह किसमें जाता है? बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास। मान लीजिए विकल्प में दिव्य समास और बहुब्रीहि समास दोनों दिया हो, और सपोज दैट वह किसी देवी या देवता का नाम हो, दिखने में हमको दिव्य नजर आ रहा हो, लेकिन अगर विकल्प में बहुब्रीहि समास दिया और देवी देवता का नाम है, भले दिव्य नजर आ रहा हो, तो अगर देवी देवता का नाम है तो वो किसमें चला जाएगा? बहुब्रीहि समास में। किसमें जाएगा? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में। फिर देख लेते हैं दिव्य समास क्या होता है? संख्या पूर्वो दिगुः, यानी वह समास जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक विशेषण हो, तथा क्या हो? दूसरा पद संज्ञा हो, यानी दोनों पदों के बीच में विशेषण और विशेषण का संबंध पाया जाएगा, तथा दोनों पद मिलकर समूह या समाहार का भाव देते हो। समूह मीन्स समूह, ग्रुप का भाव देते हो, दिव्य समास कहलाता है। इसमें दोनों पदों के बीच में विशेषण एवं विशेषण का संबंध पाया जाता है, जो भी मैंने पहले बताया। जैसे हमने लिखा त्रिभुज, यानी तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समूह, देखिए समूह आया है। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह, जैसे यही हुआ त्रिभुज, मान लीजिए हमने यहां बना दिया, ये क्या है? त्रिभुज। अब तीन कोण देखिए, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, लेकिन नोट में हमने क्या लिखा है कि दिव्य समास का ऐसा पद जो देवी या देवता का नाम हो बहुब्रीहि समास कहलाता है, बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहां लिखा है त्रिनेत्र, यानी तीन आंखों वाले, तो तीन आंखों देखिए, देवी देवता का नाम क्या आया? शंकर जी आया कि नहीं आया? क्या हुआ? शंकर जी का नाम आ गया। तो बेटा हमने आप सब लोगों को पढ़ाया कौन कौन सा समास? आज मैंने पढ़ाया आप सब लोगों को द्वंद्व समास, और क्या पढ़ाया? दिव्य समास। मान लीजिए अगर कुछ मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए, हम सुधारने का प्रयास करेंगे और भी अच्छा क्वालिटी देने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी चल रही है, हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।